नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के बारे में। जानेंगे एग्जैक्टली क्यों ये बार-बार न्यूज़ में रहता है। जैसा कि अभी आपने देखा, हाल ही में अक्टूबर में जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेडिशन लॉ को भी स्ट्राइक डाउन करे और कुछ ऑफेंसिव पार्ट्स हैं यूएपीए के उसको स्ट्राइक डाउन करे। तो देखिए, वीडियो का जो यहाँ पे चर्चा यही रहेगी कि हम एक बार यूएपीए के बारे में जानेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कौन से ऐसे ऑफेंसिव पार्ट्स और क्या इसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चर्चा करते हैं यूएपीए कब आया, क्यों आया और क्या रीजंस थे। आपको याद होगा आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 20 यही कहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ प्रेरोगेटिव है कि जिसमें आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस को ला सकते हैं। ठीक है, तो एक भारत का ही एक ऐसा संविधान है पूरे विश्व में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके रखता है। मतलब सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस ला सकती है। अब एग्जैक्टली इसी को देखते हुए यूएपीए जो है 1967 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लाया गया, ओरिजिनली इनैक्ट किया गया। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसमें टेररिज्म को फर्दर, आप कहेंगे, गवर्नमेंट के पास फर्दर पावर्स आई, पुलिस के पास फर्दर पावर्स आई टेररिस्ट को यहाँ पे अरेस्ट करने की। तो यहाँ एग्जैक्टली यही हम जानेंगे कि क्या इसमें इश्यूज हैं। वैसे अगर हम यूएपीए के ओरिजिनेशन की बात करें, अगर उसके ओरिजिनेट होने की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1963 में, जिसके में एक रिकमेंडेशन आया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और वहीं से यूएपीए के जो सीड्स हैं वो रख दिए गए थे। अगर 1967 वाले लॉ की बात करें जो ओरिजिनली लाया गया था, उसमें कुछ एक एब्सोल्यूट पावर्स दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे सेंटर ऐसे एक्टिविटीज को रोक सकती है जो लगता है कि अनलॉफुल इन नेचर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अनलॉफुल क्या होगा ये समय समय पे सरकार गैजेट के द्वारा बताएगी। ये एक इसमें बड़ी चिंता का और चर्चा का भी विषय है। यहाँ पे जो पनिशमेंट्स हैं वो डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, यानी काफ़ी स्ट्रिंजेंट इस लॉ को रखा गया था। सबसे बड़ी बात है, ये इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है, और ये फॉरेन नेशनल्स पे और साथ ही साथ देश से बाहर किए हुए चार्जेस पे भी सेम वे में एप्लीकेबल होता है, जैसे आपने वही एक्ट देश में किया हो। मतलब आप अगर देश के बाहर रह के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब भी हम यही मानेंगे कि आप देश में रह के उसको कर रहे हैं, कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब यूएपीए में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। कहा जाता है कि वो 180 दिन तक चार्जशीट नहीं भी फाइल करेगी तो चलेगा। यानी जो प्री ट्रायल चार्जशीट्स है उसमें लगभग उनके पास 180 दिन, 6 महीने तक का समय है, और ये ड्यूरेशन जो है कोर्ट को इंटीमेट करके आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। यही बार-बार क्रिटिसिज्म आता है कि 3-4 साल हो गए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और अभी तक वो चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल नहीं कर रहे। और आपको भी पता है, जब तक कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं होगी, तब तक कोर्ट जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इनफैक्ट ये कोई पर्सन है, शिप पे है, एयरक्राफ्ट पे है, कोई कोई भी ऐसा शिप, एयरक्राफ्ट अगर भारत के नाम पे रजिस्टर्ड है, भारत में बेसिकली रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे भी एक्ट जो है वो लगेगा। अब जैसे मैंने आपको बात बताई थी अभी, अनलॉफुल एक्टिविटी का एक बहुत वेग डेफिनेशन है कि बाय वर्ड्स, ईदर स्पोकन, रिटन, साइंस, क्वेश्चन, डिस्क्लेम्स, डिस्ट्रप्शंस, आप कोई भी पर्सन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हैम्पर करना चाह रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उस पे ये लॉ लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर्स दे देता है। लेकिन जब ओरिजिनली एक्ट लाया गया था तो इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए लाया गया था। कहा जाता है कि इस एक्ट को लाने के पीछे कहीं न कहीं एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या फिर ऐसे जो लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, उनको आप ट्रैप कर सकें, उनको आप रोक सकें। लेकिन अल्टीमेटली ओवर द टाइम ये कहीं न कहीं हेल्पफुल भी रहा है। इसमें कुछ ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो नेशन के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट आप हाल ही में देखेंगे कि इसमें टेररिज्म को काफ़ी वाइड एम्बिट में ऐड कर दिया गया और टेररिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। अब जब ओरिजिनली लाया गया था तब ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, तब टेररिज्म बोल के इसमें कुछ नहीं था। अब 67 से 2004 के बीच में ये एक टेरर लॉ नहीं था, लेकिन 2004 में पार्लियामेंट ने इसमें एक चैप्टर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट किया। आपने देखा काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें टेररिज्म का चैप्टर ऐड करना पड़ा। यूएपी अमेंडमेंट एक्ट 2004 में एक चैप्टर 4 जो है वो ऐड किया गया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, और यहाँ कुछ अमेंडमेंट्स फर्दर 2008-2009 में किए गए मुंबई टेरर अटैक्स को देखते हुए, फिर 2012 में, और लास्ट आप देखेंगे बीजेपी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने 2019 में इसके स्कोप को और ज्यादा वाइडन किया टेररिस्ट को यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए। अब ये टेररिज्म को कवर करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करता है जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है जो लोन वुल्फ टेररिस्ट कहलाए जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये टाडा जो पहला
लॉ आया था देश में, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये उसका एक काफ़ी एनहांस्ड फॉर्म है। अब उसको लाया गया था हमें कि ताकि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक सकें, पंजाब में इश्यूज़ हो रहे थे, तो इसलिए इस लॉ को टाडा को उस समय लाया गया। लेकिन अभी यूएपीए जो है वो इस तरह की सारे लॉस के काम अकेले कर रहा है। टाडा को आपने देखा शार्प क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि उसको कहा जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, या गवर्नमेंट ने टाडा के चलते ह्यूमन राइट्स वायलेट किया, इसलिए टाडा को लैप्स कर दिया गया था 1995 में। एंड फाइनली फिर पोटा लाया गया, पोटा को 2004 में रिपील किया गया, और सारे जो एंटी टेरर लॉस थे पहले के, उन सबको यूएपीए में सबस्यूम करके 2004 से यूएपीए को एक एंटी टेरर एक्टिविटीज लॉ भी बनाया गया। अब देखो, जैसे-जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में इस लॉ का स्ट्रेंथन होना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे अगर बात करें क्या टेररिस्ट की डेफिनेशन है यूएपीए बिल में? देखो, यूएपीए बिल में कोई टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं है कि कौन पर्सन टेररिस्ट या कौन पर्सन को आप टेररिस्ट डिजिग्नेट कर सकते हो। यहाँ पे एक्ट ज़रूर मेंशन है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट बनता है, या जिसका टेररिज्म करने की मंशा है, वो टेरर स्ट्राइक करने जा रहा है, करने वाला है, तो या लाइकली चांसेस हैं उसने किया है, तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो जो एक्ट है वो इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब अगर आप देखेंगे 2019 से इंडिविजुअल्स को भी आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब उन आपको ये ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हैं, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को लगता है कि ये पर्सन जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, तो आपको ये प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो कौन-सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं, और उसका नाम एक सप्लीमेंटेड लिस्ट जो यूएपीए के लास्ट में लगती है उसमें रखा जा सकता है, फिर उसको उसी अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए किसको इस तरह से, किस इंडिविजुअल को हमने हाल ही में 2019-20 में डेजिग्नेट किया था। अब गवर्नमेंट को किसी भी इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं, उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम क्यों डालें। गवर्नमेंट सीधा डाल देगी, एक ऑर्डर इशू कर देगी, और उसके बाद वो नाम जो है टेररिस्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब क्या होगा अगर उस पर्सन को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो यूनाइटेड नेशंस पे आप जा सकते हैं, वहां पे ट्रैवल बैन लगवा सकते हैं, उसके एसेट्स फ्रीज करा सकते हैं, एम्बार्गो लगा सकते हैं उस पर्सन पे। अब हाल ही में एक क्रिटिसिज्म आया था कि 2019 में एक बिल आया जो 2020 में पास भी हो गया, उसमें क्या इश्यूज हैं? तो ये कहा जा रहा था कि डायरेक्टर जनरल जो है एनआईए के, उनके पास सारी पावर्स आ गई हैं कि वो एक अप्रूवल को ग्रांट कर सकते हैं जिसमें सीजर हो जाए, अटैचमेंट हो जाए उस पर्सन की प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस हैंड ओवर किए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप इंस्पेक्टर रैंक को ये सारी पावर्स दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। साथ ही साथ कोई भी पर्सन है उसको आप इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट, ये मैंने अभी-अभी आपको बताया। तो एक्जिस्टिंग लॉ में पहले क्या था कि डीजीपी के पास प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट में फर्दर जो है पावर्स को बाँट दिया गया है लोअर रैंक के ऑफिसर्स को, जिससे वो भी इस एक्ट को यूज़ करके एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल जो है रिमूव करता है किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट की, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए कर रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको बस डीजी से पूछने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक एनआईए कोई भी इन्वेस्टिगेशन को यूएपीए में टेक ओवर नहीं कर लेती, तब तक लोकल पुलिस की ड्यूटी होती है कि उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए रखे, इसको बीच में ना रोके। ठीक है, तो एनआईए को कुछ स्पेशल पावर्स आप समझिए यूएपी में दे दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, कैसे किसी का नाम ऐड करना है, कैसे किसी का नाम रिमूव करना है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखेंगे अगर किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जा रहा है तो उसकी इमीडिएट केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही इसको कंट्रोवर्शियल भी बनाता है। जैसे कहा जाता है कि इसके बेल प्रोविजंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज आप देखेंगे बेल को लेके कि बेल जो है वो नॉर्म है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन इस केस में बेल एक एक्सेप्शन है। यूएपीए में हार्डली किसी को बेल मिलती है, क्योंकि 180 दिन तक का तो वैसे ही आपको प्री चार्जशीट का टाइम मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को, और उसको वो अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा सकती हैं कोर्ट को इंटीमेट करके। कोर्ट से पूछना भी नहीं है, बस कोर्ट को बता देना है कि अभी हम चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हैं, अब हम बाद में इसको करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे। यही इसका ना थोड़ा-सा क्रिटिसिज्म भी ब लेके आता है कि इसमें चार्जेस तो लोगों को के बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये देखा गया था 72% राइज़ हुए यूएपीए के
केसेस 2019 में। काफ़ी ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगाया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि फाइनल कन्विक्शन कितना आ रहा है, तो उसके लिए हम 2015-2019 के एनसीआरबी डेटा की तरफ देखेंगे, तो वो ये कहता है सिर्फ 2% लोग ही फाइनली कन्विक्ट हो पाए। मतलब इतने सारे लोगों पे आपने चार्जेस लगा और कोर्ट में सिर्फ 2 ही ऐसे परसेंट केसेस हैं जो प्रूव हो पाए कि ये पर्सन जो है वो यूएपीए में लायबल है या उसको यूएपीए में चार्ज किया था। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही के दिन ऐसा भी हुआ कि 2 ऐसे एक एक फादर एक सन डुओ हैं जिनको भगत सिंह का मटेरियल रखने पे, उनकी बुक रखने पे यूएपीए और सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। तो वहीं कर्नाटका में यही हुआ भी कि कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह का मटेरियल रखना कोई नक्सलिज्म नहीं कहलाता, इसलिए उन पे से यूएपीए और सेडिशन के चार्जेस कोर्ट ने रिमूव कर दिए। 2-3 साल से ऐसा चल रहा था। तो अल्टीमेटली आप देखो कि इन लोगों पे केस तो हो गया यूएपीए का, लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। तो यही बात है कि कन्विक्शन रेट इसका काफ़ी ज़्यादा कम है और यही इसका क्रिटिसिज्म है। सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किसको एस्टैब्लिश करना है? इंडिविजुअल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भैया मैं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं हूँ। एब्सोल्यूट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सबसे बड़ी बात है ऑफिशियल गैजेट को वो कभी भी चेंज कर सकते हैं और नई डेफिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। यही इसके कंसर्न्स की या ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि सबसे पहले एक अगर आप देखेंगे कि कोई भी पर्सन एक लॉ लीगल नॉर्म होता है कि नो वन इज़ गिल्टी अंटिल प्रूवन, ठीक है? नो वन शुड बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन। लेकिन यहाँ पे तो आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ये पर्सन टेररिस्ट है। अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी नहीं स्टार्ट हुई, आपने उस पर टैग लगा दिया, वो टेररिस्ट है। अब उसको अपने आप को प्रूव करना है कोर्ट में कि वो है या नहीं है। तो यही बात है कि प्रायर टू कन्विक्शन आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ये लॉ पहले ही अथॉरिटी दे देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि आप उसको टेररिस्ट मान के ही चलिए। जबकि लॉ जस्ट ऑपोजिट होता है। लॉ कहता है कि जब तक कोर्ट में प्रूव ना हो जाए कि आप कन्विक्ट हैं, आप गिल्टी हैं, तब तक आप गिल्टी नहीं माने जाएंगे, यानी इनोसेंस हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इनोसेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनोसेंस हम यहाँ पे रखते ही नहीं। ये भी एक बड़ा इशू है। अब बाद में क्या होता है कि जब यूएपीए के चार्जेस कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते, काफ़ी समय लग जाता है, 3-4 साल हो जाते हैं, उस पर्सन का करियर, रेपुटेशन, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ सब खराब हो जाती है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड हम क्या देंगे कि देखो वेग डेफिनेशन को हटाओ। इसका सेक्शन 43D5 जो है, जो बेल प्रोविजंस की बात करता है, उसे थोड़ा-सा रिलैक्स करो, ठीक है? आप यहाँ पे भी बेल को एक नॉर्म बना दो, ठीक है? एक्सेप्शन मत रखो और साथ ही साथ आप मेक श्योर करो कि जिन पर्सन्स को अरेस्ट कर रहे हो उनके लिए आपके पास प्रूफ है। देखो एक्ट खराब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक्ट का यूसेज जो होता है वो थोड़ा-सा टिल्ट हो जाता है किसी भी ना किसी मोटिव की तरफ। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि एक्ट में कोई इश्यू नहीं है, एक्ट में माइनर चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को भी मेंटेन करना, राइट टू लिबर्टी को भी मेंटेन करते हुए चलना है और लॉ एंड ऑर्डर को भी सरकार को मेंटेन करना है। तो सरकार एक बैलेंस स्ट्राइक करे कि इसका मिसयूज़ ना हो, इसका ओवर यूज़ ना हो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे इस तरह के लॉज़ को यूज़ करना बहुत नेसेसरी है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा यूएपी का पूरा सिनेरियो। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।